नमस्कार दोस्तों। आज हमारा शारीरिक शिक्षा में टॉपिक नंबर 28 होगा और इस टॉपिक नंबर 28 को अपन देखेंगे। आज हमारा टॉपिक नंबर 28 है और इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम। अधिगम के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि अधिगम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम के बारे में देखते हैं। अधिगम का सबसे पहले अपन अर्थ देखते हैं। इसमें यह है कि सीखना हमारी जीवन का एक सतत प्रक्रिया। हम जो भी सीखते हैं, सतत का मतलब कि हम निरंतर सीखते रहते हैं। निरंतर सीखना को ही हम हमारी ये जो प्रक्रिया है उसी को सीखने को अधिगम कहते हैं। और सीखने के बाद सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करते हैं और वे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम होता है। जो हम सीख गए हैं उसके बाद उसका हम उपयोग करते हैं और वो अपने जीवन में जो उपयोग लेते हैं वो अधिगम है। अधिगम का आगे देखते हैं तो ये सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। सक्रिय यानी कि हमारे खुद के द्वारा और निष्क्रिय यानी कि हम दूसरों के द्वारा हम जो सीखते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं, वो अधिगम को सक्रिय निष्क्रिय अधिगम के जानते हैं। अगला है कि इसकी परिभाषा जो देखते हैं तो उसमें वुडवर्थ वुडवर्थ जो शारीरिक शिक्षा में जो अधिगम है, अधिगम के बारे में बताने वाले हैं। उन्होंने बताया कि नया ज्ञान, नया अनुभव ही अधिगम है। जब हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमें जो अनुभव होता है उसका, वो ही अधिगम है। ये किसने बताया? ये वुडवर्थ ने बताया। अगला है स्किनर। स्किनर ने कहा कि प्रशिक्षण में व्यवहार से सीखते रहना, व्यवहार में वे उसका जो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है वही अधिगम है। इनका मतलब है, स्किनर का कहना है कि प्रशिक्षण जो हम सीखते हैं, प्रशिक्षण यानी कि जो हम सीखते हैं, सीखने में व्यवहार से सीखते रहना और व्यवहार में वे ज्ञान जब वृद्धि करता रहता है लगातार, तो वही क्या है? वो अधिगम है। अगला है, अगला पावलोव के अनुसार है कि अनुकूलन अनुक्रिया के बाद ही आदत में परिवर्तन परिवर्तन ही अधिगम है। ने क्या बताया? पावलोव ने बताया कि अनुकूलन का मतलब हम अगर कोई आदत सीखते हैं तो हमारा अनुकूलन हो जाता है। उस अनुक्रिया के बाद ही आदत में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगला है गेट्स के अनुसार है कि अनुभव अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का जो रूप परिवर्तन होता है वह अधिगम। जैसे कि हमने कोई नई आदत सीखी है, नई प्रवृत्ति सीखी है, उस प्रवृत्ति के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो जो परिवर्तन दिखता है वही अधिगम होता है। अगला गिलफोर्ड के अनुसार यह है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने क्या बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है। चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। आगे हैं कि सीखने की प्रकृति और विभिन्न विशेषताएं। सीखने की प्रकृति और विभिन्न विशेषताओं के बारे में अपन देखते हैं कि अधिगम के बारे में क्या है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लगातार जीवन में चलता रहता है। अगला है कि अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगला यह है कि अधिगम से में व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगला है कि अधिगम जन्मजात पाया जाता है। अधिगम जन्मजात पाया जाता है। ये किसी प्रकार से इसमें अधिगम सीखना जो होता है, हर मानव में, हर जीव में अधिगम पाया ही जाता है। सीखते रहना पाया जाता है। अधिगम के ज्ञान के बारे में अनुभव से पता चलता है। और अधिगम का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान है कि नहीं है, जब हम अनुभव करते हैं उस सीखे हुए ज्ञान, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या हो गया, हमें अधिगम हुआ। अगला है अधिगम। अधिगम में ज्ञान का स्थानांतरण होता रहता है। जब हम अधिगम ही उसी चीज़ को कहते हैं जिसमें हमें ज्ञान का स्थानांतरण हो जाता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम तत्परता पर अधिक निर्भर करता है। जो अधिगम है ये तत्परता पर है, यानी कि किसी चीज़ को सीखने के लिए कितना तत्पर है, उसी चीज़ पर यह निर्भर करता है। अगला है अधिगम पूर्ण बलन की मात्रा पर भी निर्भर करता है। हमें किस प्रकार का मोटिवेशन मिला है, उसकी मात्रा कितना मिला, उस पर भी हमारा मन बनता है, उस पर ही हमें अधिगम, उसी हिसाब से हमें अधिगम प्राप्त होता है। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए। अगले विशेष शब्द ये है कि हमें सीखने का जो नियम दिए वो किसने दिए? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए।
अगला थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? टोटल तो 8 नियम दिए, टोटल 8 नियम दिए। 3 तो मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए, यानी कि ये तो सभी में पाए जाते हैं और ये गौण नियम बदलाव होता रहता है। इस प्रकार टोटल 8 नियम हैं, 3 मुख्य और 8 गौण नियम। इस प्रकार 5 8 3 तो मुख्य नियम और 5 गौण नियम। इस प्रकार ये टोटल 8 नियम है। अगला है कि इन जो नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये मुख्य नियम है। ये जो 3 नियम थे उनके 3, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये मुख्य नियम है। तीसरा है, इसका अगला है कि ये 5 गौण जो नियम है वो ये है: बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवर्ती कैसी है, उसकी सादृश्य क्या है, सहचर्य क्या है, ये गुण है, ये 5 गौण नियम। अगला, पावलोव ने अपने सिद्धांत 3 चरणों में समझाया। पावलोव जो है उसने जो सिद्धांत समझाए वो 3 चरणों में समझाए, और वो 3 चरण किस प्रकार है कि जैसे कि सबसे पहले हमारे जीवन की, जैसे हमें भोजन दिखता है, उससे लार होती है, प्राप्त होती है, तो मुख्य चीज़ है। लेकिन एक उन्होंने खोज की, यानी कि उन्होंने एक प्रयोग किया कुत्ते के ऊपर। कुत्ते पर प्रयोग किया पावलोव ने। क्या प्रयोग किया कि इसने, जैसे कि भोजन है, लार आती है, ये तो स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन क्या हुआ, एक नई चीज़ क्या हुई कि सबसे पहले घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने के बाद भोजन देते हैं। ये प्रक्रिया चलती रही, तो उसके बाद में क्या हुआ, जो कुत्ता है उसे ये पता चलने लग गया कि पहले घंटी बजेगी, घंटी बजेगी, घंटी बजते ही उसके मुंह में क्या आई, उसके मुंह में लार आने लगी, और इस प्रकार फिर भोजन भोजन मिलने लगा। तो ये एक अस्वाभाविक क्रिया थी। घंटी एक अस्वाभाविक क्रिया है, भोजन एक स्वाभाविक क्रिया है, लार भी आना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन इसमें घंटी बजना अस्वाभाविक क्रिया है। पहले तो भोजन कैसे देते हैं, बिना घंटी बजाए देते हैं, जिससे कि भोजन को देखते लार आ जाती है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, एक घंटी बांध देते हैं और वो घंटी को बजाते हैं। घंटी को बजाने के बाद में कुत्ते के लार आती है और कुछ समय बाद उनको भोजन देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ये एक प्रयोग किया। अगला है स्किनर। स्किनर ने भी चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया अधिगम के बारे में। उन्होंने कहा एक बॉक्स के अंदर इन भूखे जो कबूतर और चूहे उनको रखा। जब ये उछल कूद करने लगे तो इनमें इनका पैर जो है, एक लीवर है, उस लीवर पर पड़ता है। लीवर पर पड़ते ही वहाँ अनाज के दाने गिरते हैं। तो लेकिन कुछ समय बाद इसी प्रकार से वो दोहराते रहते हैं कि जब उन्हें भूख लगती है और वो उछल कूद करते हैं तो वो लीवर पर पैर गिर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद चूहे और कबूतर को समझ में आता है कि इस लीवर पर पैर रखने से ही हमें खाना प्राप्त होता है। इस प्रकार उन्होंने अधिगम सीखा था। अगला कॉलर ने किया, एक अन्य प्रयोग है कॉलर ने किया, एक अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया। उसमें क्या, एक सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर था, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था और कुछ दूरी पर उसके केले लटका दिए, जिससे कि चिंपांजी बंदर के पास में एक बॉक्स रख दिया, जिससे कि चिंपांजी ने पास में पड़े बॉक्स को रखकर उसके ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। लेकिन कुछ समय बाद उन केलों को दूर और दूरी पर लटका दिया और एक दूसरा बॉक्स रख दिया। तो चिंपा कुछ समय के बाद दूसरा केले लटका दिए और चिंपांजी दूसरा बॉक्स को भी उसके ऊपर रखकर चढ़ गए और केले प्राप्त कर लिए। इस प्रकार उसके समझ में आ गई कि जितने भी दूर रखेंगे, इस प्रकार वो उन बॉक्स को रखकर केले प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार कॉलर ने गेस्टोल्डवादी सिद्धांत दिया। इसे समग्रतावादी सिद्धांत भी कहते हैं और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो साथियों, आज का था अपना टॉपिक नंबर 28, और 28 था अधिगम। तो अधिगम को आज अपन ने पढ़ा है। साथियों, कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।